गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.6। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस रखे हैं उनके वर्टेक्स पर, लेकिन तीनों का जो वैल्यू है वो सेम है। तो हमने क्या मान लिया है कि ये भी Q है, ये भी Q और ये भी Q है। ठीक है, अब इसके सेंट्रॉयड पर एक Q चार्ज रखा हुआ है जिस पर हमको फोर्स निकालना है कि कितना उस पर फोर्स लगेगा सभी चार्जेस की वजह से। तो देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, समझना पड़ेगा इसमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस फाइंड कर लें। इसको हम O मान लें। अब ये डिस्टेंस BO, AO और OC इक्वल होंगी, क्योंकि ये सेंट्रॉयड से इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो सेंट्रॉयड से सारी डिस्टेंसेस सेम होती हैं, यानी AO, BO और OC सब इक्वल होता है। अब इसके लिए हमको गिवन है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो L दी गई है। तो हम पहले सबसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। यहाँ पर सभी जगह ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम एक डिस्टेंस निकाल करके सभी के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए P, नाम दे दिया हमने इस पर AP। तो अब देखें यहाँ पर APC, ट्रायंगल APC में देखिए ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। APC में अगर हम देखें तो ये हमको वैल्यू पता है, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू क्या होता है, साइन। अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी, ये पूरा 60 है तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 60 है, ये पूरा 60 है ये। तो यहाँ पर हम ये 60 डिग्री एंगल लेंगे, क्योंकि ये एंगल हमारे काम आएगा साइन 60 डिग्री। तो फिर से देखिए APC में ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो AP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन 60, तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन AC इज इक्वल टू, AP कितना हमको दिया है, अच्छा AP निकालना है, और AC की वैल्यू कितनी है, L हमको पता है, और साइन 60। देखिए NCERT के एग्जाम्पल में साइन 60 की जगह आपको cos 30 लिखा हुआ है। क्यों cos 30 लिखा हुआ है ये भी समझ लें, कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है साइन 60 की जगह cos 30, तो चूंकि साइन 60 की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं √3/2 होती है, और यही cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2। तो जहाँ साइन 60 लिखा है वहाँ cos 30 लिख सकते हैं। हालांकि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल वाले बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन खैर। तो आप ये समझिए मोटा मोटा कि जो वैल्यू दी गई है सेम वैल्यू चुकी है कॉस में, तो cos 30 लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हमने, cos 30। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये चूँकि NCERT में लिखा है इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। अगर यहाँ हम ना भी लिखते cos 30 √3/2 लिखते तो तब भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, केवल NCERT की वजह से ये चीज़ हमने बताई। AP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3/2 L। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉयड होता है वो सेंट्रॉयड पूरी जो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है उसको 2 और 3 के हिस्सों से डिवाइड करता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो AP ये जो AO की वैल्यू है वो AP का 2/3 पार्ट है, यानी पूरा जो हिस्सा है ये AO जो है उसका 2/3 पार्ट है, और ये सब के साथ है, ये एक अकेले के साथ नहीं है। तो यहाँ पर हम AO की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AO ही हमको निकालना होगा। तो AO आ जाएगा आपका, ये AP का मल्टीप्लाई हो जाएगा, AP हमारा √3/2 है, तो √3/2 इंटू 2/3 L। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा √3 क्या हो जाएगा, 3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/√3 इंटू L। ये किसकी वैल्यू आ गई, AO की।
जो AO की वैल्यू होगी वही BO की वैल्यू होगी और वही OC की वैल्यू होगी। ये हमने आपको पहले ही बताया। अब आ जाते हैं फोर्स में। देखिए ये भी चार्ज Q पॉजिटिव है और यहाँ भी चार्ज Q पॉजिटिव रखता है। ये इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज, अब ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा और ये वाला चार्ज हमको इस डायरेक्शन धक्का मारेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें कि ये वाला जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें और इन दोनों का रिजल्टेंट A पर लगने वाले फोर्स का हम देख लें कि कितना लग रहा है। तो पहले हम सबसे क्या करेंगे, सारी बातें छोड़ के, कि BO पर कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है उसको हम देख लें। तो देखिए यहाँ पर BO पर लगने वाला फोर्स तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम F1 ले लें। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A, यानी Q पर A की वजह से, सॉरी B, ये यहाँ पर, हाँ चलो चलिए A ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। A की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ये वाला इधर। तो देखें हम जानते हैं कि ये AO जो डायरेक्शन है AO की डायरेक्शन में ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन ही लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कितना होगा, F1 मान लें 1/4πε0, और चार्ज कितना है Q और इंटू Q अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये AO ही होगी हमारी डिस्टेंस। तो AO डिस्टेंस हमारी जो है वो हमको मालूम है कितनी है डिस्टेंस, वो है L/√3। तो उसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो L का तो हो जाएगा L² और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और वो चला जाएगा ऊपर, यहाँ लिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके अलॉन्ग होगा, AO के अलॉन्ग। AO के अलॉन्ग, देखिए AO के अलॉन्ग है तो ये AO के अलॉन्ग AO। ठीक है, ये पहला फोर्स आ गया। इसी तरह से सिमिलरली हम F2 निकाल लें, वो किस पर होगा, एट B पर देख लीजिए, है ना, सारा हम नहीं लिखेंगे, एट B पर F2 देख लीजिए। तो सेम वो भी वही आना चाहिए, Q इंटू Q और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और 3 ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ BO और AO और OC सब बराबर, तो जब सब बराबर तो डिस्टेंस बराबर है और चार्ज वही रखे हुए हैं जो पहले वाले थे, तो इस पर भी वही। और ये किस अलॉन्ग लगेगा, BO, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा अलॉन्ग BO। इसी तरह से एट C पर, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको F3 मान लें। अब देखिए ये भी सेम ही रहेगा, Q इंटू 3 डिवाइड बाई L², और ये क्या होगा, अलॉन्ग OC। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्लास 11th पढ़ा है वेक्टर में कि जब कोई भी दो फोर्स, अब हमको क्या करना है, इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है। कोई भी दो फोर्स अगर किसी एंगल पर टिल्ट हैं, इसको आप अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये एक तरह से ऐसे फोर्स आया, इस तरह से, ये हमारा मान लीजिए F3 हो गया और ये हो गया F2 हो गया और ये F1 हो गया। कोई दो फोर्स अगर किसी एंगल पर है तो उसका रिजल्टेंट जो है उन दोनों के, चूंकि अगर बराबर हैं, याद रखें, अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं, और दोनों फोर्स देखिए इक्वल आए हैं, अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक उनके बीच में आएगा। मतलब अगर ये 120 का होगा फोर्स, 120 का एंगल होगा, ये भी 120 का, ये भी 120 का, तो ये 120 का फोर्स, जो 120 डिग्री का जो एंगल लग रहा है, उसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स हमारा यहाँ पर आएगा। इसको F' भी मान सकते हैं। तो F हमको क्या निकालना है, F3 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स, और फिर इसको हम देख लेंगे। तो F' हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या लगता था, इन्हीं दो फोर्सेस के बीच लगने वाला फोर्स F1 स्क्वायर, अब चूंकि ये तो F2 हो गया तो F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर और प्लस 2F2 इंटू F3 और उनके बीच का कॉस एंगल। ये फार्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा।
तो हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। देखिए अब हम जानते हैं कि F2 और F3 दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो हम क्या करें F3 की जगह F2 रख दें, तो ये F2 रख दीजिए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, अब ये भी F2 हो जाएगा, तो F2 मिलकर क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, फिर इसका रूट लगा दें, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का F2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 2F2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये F2 स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा F2 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो F2 आ जाएगा। यानी कि F डैश की जो वैल्यू है, F डैश की जो वैल्यू है F2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन वो कहाँ लग रहा है, इसके अपोजिट लग रहा है, यानी along OA। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, along OA, क्योंकि ये तो along AO था, इसका इस पर जो फोर्स लग रहा था वो along AO था, देखिए इन दोनों का, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, तो हम लिख सकते हैं OA। तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारा, इसका वैल्यू जो आपकी F2 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, F2 की वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू Q/L² 3, और ये लॉन्ग किसके आ जाएगा, OA के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, along OA, और जो ये इस पर फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन लगा, AO, है ना, AO, A से शुरू करेंगे। तो अब देखिए ये फोर्स F डैश जो हमको नया फोर्स मिला है, और ये वाला F1, इसको देखें क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि F1 की जो वैल्यू है और जो F डैश की वैल्यू आई, दोनों इक्वल आई है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आई है ना। F1 की जो वैल्यू है वो F डैश के इक्वल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी F1 को अगर प्लस ले लें तो F डैश की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी, और इस पॉइंट पर यानी इस चार्ज पर अब नेट फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों का, F डैश इस डायरेक्शन में, और इसका ये अपना जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन लग रहा था F1, यानी F1 हमारा along OA लग रहा था, और F डैश along F1 जो है along AO लग रहा था, इसको आप O ले लें, ठीक है। तो F1 जो लग रहा था AO डायरेक्शन में लग रहा था, और F डैश लग रहा है OA डायरेक्शन लग रहा है, इसीलिए इसको माइनस लगा दिया, और दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक तो अपोजिट है और दोनों इक्वल हैं, तो जब इनका प्लस, एक वैल्यू प्लस में सेम और एक वैल्यू माइनस में सेम, जब दोनों मिल जाएगी तो वैल्यू नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका बनेगा रिजल्ट बनेगा नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0, ये इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।